जिनका ऑटोग्राफ अमेरिका का राष्ट्रपति भी मांगता है, ऐसे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर यह चिलचिलाती हुई धूप में और पैर रखने की भी जगह नहीं थी, भारी संख्या में आपकी उपस्थिति को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आपको सबको बारंबार प्रणाम करता हूं। मंच पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय अविनाश राय खन्ना जी का मैं उत्तर प्रदेश के अंदर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में हमारे बस्ती लोकसभा में आए, इस क्लस्टर में आए। हमारे कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड के, जिनका लगभग उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, क्योंकि पहले एक ही था, सारे लगभग इस पीढ़ी के कार्यकर्ताओं ने साथ साथ काम किया, ऐसे हमारे धन सिंह रावत जी का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे कैबिनेट के वरिष्ठ साथी और बस्ती के प्रभारी मंत्री आदरणीय राकेश सचान जी का भी मैं बस्ती में क्योंकि आया हूं और यहां बस्ती में उनका भी बहुत सम्मान और स्वागत है। मेरे मित्र, 2014 के लोकसभा चुनाव में आप बस्ती से चुन करके गए थे, मैं प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा की सीट से चुन करके गया था। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सेना का एक सिपाही बन करके और विद्यार्थी परिषद के समय से ही जिनके साथ हमारा बहुत निकट का संबंध और परिचय है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और बस्ती की हस्ती कहूं या सांसद कहूं, और बिहार के साथ प्रभारी श्री हरीश द्विवेदी, हमारे जिले के अध्यक्ष। हम लोग पहले बजट दल में साथ साथ काम करते थे। अब बस्ती के अध्यक्ष है आदरणीय महेश शुक्ला जी, हमारे जिले के प्रभारी श्रीमान अशोक सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जिले के प्रथम नागरिक संजय चौधरी जी, पूर्व सांसद पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुविधा शुक्ला जी, आदरणीय दुर्गा शंकर राय जी, उत्तराखंड के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी, और हमारे जुझारू विधायक को केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों जगह, केंद्र से लाना है तो हरीश भाई को पकड़ लेते हैं, लखनऊ से लाना है तो सबको पकड़ लेते हैं, ऐसे अजय सिंह जी, पूर्व विधायक श्रीमान सीपी शुक्ला जी, हमारे पूर्व विधायक दयाराम चौधरी जी, पूर्व विधायक रवि सोनकर जी, और सभी हमारे सम्मानित पूर्व जिला अध्यक्षगण, हमारे कार्यक्रम के इसके संयोजक जयशंकर शुक्ला जी, रामचंद्र चौधरी जी, प्रत्युष विक्रम सिंह जी, कार्यक्रम के प्रभारी, हमारे सभी ब्लॉक प्रमुखगण, सभी जिला कमेटी के सभी पदाधिकारी, सभी मंडलों के अध्यक्ष और पदाधिकारी, सभी मोर्चों के अध्यक्ष पदाधिकारी, और बस्ती के कोने कोने से आए हुए मेरे पिता समान बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी पूज्य माताओं बहनों, आप बहुत देर से यहाँ पर बैठिए, बता रहे बहुत देर से बुला लिया गया, लेकिन आप सब ने यहाँ यह सराहना करूंगा मंच की कि मेरे आने से पहले सबका उद्बोधन हो गया, क्योंकि नहीं तो आपको और चिंताती गर्मी में बैठना पड़ा। मैं आज आप सब लोगों से पूछने के लिए आया, पूरी ईमानदारी से हाथ उठा करके मुझे जवाब दीजिएगा, 2014 के पहले की बस्ती और 2014 के बाद के बस्ती में कोई अंतर आया है कि नहीं आया? अंतर आया है तो दोनों हाथ उठा करके जय श्री राम बोलिए। 2017 के पहले का जो बस्ती जिला है और 2017 के बाद का बस्ती जिला, फर्क आया है कि नहीं आया है? भारतीय जनता पार्टी गरीबों के भलाई के लिए काम करती है। समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि अगर इसमें से किसी को भी ऑक्सीजन मिला, सपा को ऑक्सीजन मिलेगा तो गुंडों की लॉटरी को लग जाएगी, बसपा को ऑक्सीजन मिले तो बसपा का मतलब है कांग्रेस की बैसाखी बनने की कोशिश करेगी, और कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश से लुप्त हो गई है, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सुस्त हो गई है, बस्ती में तो कोई मिलता नहीं, मिलता है क्या कोई कांग्रेस? तो आज सपा बसपा कांग्रेस इन तीनों को
मुनाफा करने के लिए आया हूं। हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, हमारी सरकार किसानों के लिए समर्पित है, हमारी सरकार नौजवानों के लिए समर्पित है, हमारी सरकार माननीय हमारी माताओं बहनों के लिए समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला तो बस्ती और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान कमल के फूल की तरह खिल रहा है। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आप बताइए, अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो क्या अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा होता? क्या अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो मेरे गरीबों को प्रधानमंत्री आवास का जो स्वप्न साकार हो रहा वो साकार हो पाता क्या? आज गरीब खुशी से झूम रहा है। 16 करोड़ डबल इंजन की सरकार देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कमल देश में भी खिला और प्रदेश में खिला तो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर खुशहाली आएगी। मैं आप सब लोगों से 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरफ सारे विपक्षी दल हैं, उनसे पूछो तुम्हारा क्या लक्ष्य है, तो कहते हमको मोदी जी को हटाना है। उनसे पूछो कि और कोई दूसरा लक्ष्य है, तो कहें कुछ नहीं, केवल मोदी जी को हटाना है। क्यों हटाना है भाई? क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के जीवन को खुशियों से भरने के लिए 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिया है, 12 करोड़ गरीबों को घर घर में शौचालय बनवाने का काम किया है, 12 करोड़ से अधिक गरीबों को गैस का कनेक्शन देने का काम किया है। आजादी के बाद जिन घरों में बिजली नहीं पहुंची थी, मिट्टी का तेल डाल करके दिए में जिन गरीबों के बच्चे पढ़ते थे, परिवार रहते थे, उन घरों में सौभाग्य योजना से बिजली लगाने का काम किया है। क्यों हटाना चाहते हो? देश के किसानों को, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, इसलिए मोदी जी को हटाना चाहते हो। महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, इसलिए हटाना चाहते हो। देश और दुनिया का निवेश आ रहा है, इसलिए आप मोदी जी को हटाना चाहते हो। कोई मुद्दा है क्या? पूछो इनसे, तो कहेंगे हमारे पास मुद्दा नहीं, मोदी जी को हटाएंगे, क्योंकि दलाली तुम्हारी बंद कर दी है। तुमने देश को लूट करके जो अपनी तिजोरियां भरी थी, वो तिजोरी आज भरने से रोकने का काम हो गया है। 50 करोड़ गरीबों का खाता खोल करके सीधे दिल्ली में बैठ करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी और लखनऊ में बैठ करके हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी डीबीटी के माध्यम से जो भी योजना का पैसा सीधा बैंक के खाते में भेज दे रहे, आपकी दलाली खत्म कर दिए हैं। इसलिए मोदी जी को हटाना चाहते हो, रोकना चाहते हो, इसलिए सारे विपक्षी एक होना चाहते हो, मजबूत भारत को कमजोर भारत बनाना चाहते हो। 2014 के पहले का भारत याद है कि नहीं याद है आप लोगों को? 2014 के पहले हमारा हिंदुस्तान निराशा के गर्त में डूब गया था मित्रों। माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले इस देश में आतंकवादी हमले होते थे। सपा और बसपा की बैसाखी पर चलने वाली केंद्र की कांग्रेस सरकार, मुझे याद है, आपको भी याद होगा, आतंकवादी चाहे हमला करे, चाहे हमारे सैनिकों का सर काट करके ले जाए, लेकिन क्या जवाब आता था? उस समय के प्रधानमंत्री अगर पहला आतंकवादी हमला हो तो कहते थे मैं हमले की निंदा करता हूं, अगर दूसरा हमला हो आतंकवादियों का तो कहते थे कड़ी निंदा करता हूं, अगर तीसरा हमला होता था तो कहते थे कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। लेकिन आप सबने 56 इंच के सीने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी को जब हिंदुस्तान सौंपा, उन्हीं में पहला आतंकवादी हमला हुआ नरेंद्र, तो सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को यह बता दिया गया, यह भारत अब वो भारत नहीं है कि जिसे छेड़ोगे वो भारत तुम्हें छोड़ देगा। और उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम हुआ था कि नहीं, बताओ मेरे साथियों? पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ तो आतंकवादियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री में बम गिरे थे कि नहीं गिरे थे? सपा बसपा की बैसाखी पर कांग्रेस की तो सरकार थी, उस सरकार के समय में हमारे सेना के जवानों को गोली चलाने की छूट नहीं थी कि अगर दुश्मन गोली चलाए तो भले मर जाओ, लेकिन जवानी गोली मत चलाओ। लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देश की बागडोर सौंपने का काम किया, तो एक ही आदेश है, गोली का जवाब गोला से दे दो, ईंट का जवाब पत्थर से दे दो। जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाला है 23 जून, इसी एक महीने का जो 30 मई से 30 जून तक पानी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 9 साल पूरे होने पे कार्यक्रम चल रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है, कब है? 23 जून को। 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान क्यों हुआ था? वह जम्मू कश्मीर गए थे, वहां अलग संविधान था, जम्मू कश्मीर में अलग राष्ट्रीय, वहां जम्मू कश्मीर का झंडा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा, एक देश में 2 निशान, 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं चलेगा। यह कह करके जब गए तो उन्होंने अपना बलिदान दिया, जिंदा वापस नहीं आए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता से वादा किया था कि अगर हम बहुमत के साथ सरकार आएंगे, जम्मू कश्मीर से आज धारा 370 समाप्त हो गई है। आज बस्ती में भी तिरंगा है और आज किले पर भी तिरंगा फहराया जा सकता है। आजादी के जब 75 साल पूरे हुए तो बताओ मेरे बच्चे वालों, हर घर में तिरंगा फहरा रहे थे कि नहीं फहरा रहे थे? दोनों हाथ में फहरा रहे नहीं फहरा रहे थे? मेरी माताओं बहनों बताओ, फहराएगा कि घर घर में तिरंगा? जम्मू कश्मीर में भी हर घर में तिरंगा फहराने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद, धारा 370 हटने के बाद वहां पर हुआ। मैं बधाई देता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में जब सरकार बनी तो अयोध्या में रामलला का भी भव्य मंदिर बन गया, बाबा विश्वनाथ का धाम बन गया। अभी कुछ हिस्सा विवाद में है, मुकदमा चल रहा है। मेरा विश्वास है बाबा विश्वनाथ की काशी में डमरू भी बजेगा मेरे मित्रों, और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर बांसुरी भी बजेगी। यह भरोसा रखना, वहां भी दिन दूर नहीं। आज भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मेरी माताओं बहनों बताओ, पिछले 3.5 साल से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन आप सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बताओ, दोनों हाथ उठा के मिल रहा है कि नहीं? वैक्सीन मेरे देश के वैज्ञानिकों ने बना दिया। तो उन्होंने कहा कोरोना का टीका हम नहीं लगाएंगे। पत्रकार मित्रों ने पूछा क्यों नहीं लगाओगे? उन्होंने कहा टीका है, ये भाजपा का टीका है। वो ऐसा अफवाह फैला रहे थे, ऐसा माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन देशवासियों को प्रणाम, आप सब लोगों ने सहयोग किया और 220 करोड़ भारतवासियों को कोरोना का टीका लगा करके इस महामारी को मार डालने का काम किया गया। लेकिन मैंने उस समय कहा था, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, अगर आप कोरोना का टीका नहीं लगाओगे तो बस्ती की, यूपी की, देश की जनता तुम्हें कमल के फूल का टीका जब चुनाव आएगा तो उसमें लगाने का काम करेगी, कमल के फूल का टीका। और 2022 का लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, 400 सीटें जीतने का दम भरने वाले कहां जाकर के सिमट गए? फिर से भाजपा की सरकार बनी। 2014 में भाजपा बहुमत में आएगी ऐसा किसी को विश्वास नहीं था, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारे नारा दिया था 272 प्लस का। प्रणाम करता हूं आपको, आपने 283 सांसद जिताए थे, 283 सांसद। 2019 में जब ये देखेगी भाजपा को अकेले हरा नहीं पाएंगे तो सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल सब एक हो गए। उन्होंने कहा मोदी लोगों की प्रतियोगिता अब हम पास कर जाएंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं था देश की जनता मोदी जी के दिल में बैठती है और देश के दिल में माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं। और इनके गठबंधन को धूल चटाते हुए आपने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 51% वोट दिया और कमल का फूल खिला दिया। मेरे मित्रों, 2019 में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, उस समय नारा दिया गया था 300 प्लस का। अकेले भाजपा के कमल गठबंधन में तो हमारे 350 से ज्यादा है, लेकिन 303 कमल खिले 2019 में। अब मैं 2024 की बात करना चाहता हूं। 2024 का चुनाव करो या मरो का है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। 2024 के चुनाव का मतलब है ये 5 साल की सरकार नहीं मेरे भाई बहनों,
यह हिंदुस्तान को 100 साल आगे ले जाने का चुनाव है। भारत को विश्व गुरु बनाने का चुनाव है। और इस चुनाव के लिए आप सबको अपील करता हूं, मैं जानता हूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्यकर्ता हो और चाहे गरीब से गरीब जनता हो, किसान हो, सभी लोग कार्यकर्ता की तरह 2024 के चुनाव के लिए लगे हो। 2024 का नारा अब की बार 350 पार, और अगर 350 पार करना है तो उत्तर प्रदेश से कितने सांसद चुन करके आते हैं मालूम है आपको? कितने? 80। और राजस्थान से कितने चुन के आते हैं? 25। राजस्थान वालों ने 25 में 25 जिताए। हमारे धन सिंह रावत जी उत्तराखंड से आते हैं, मुझे वहां से 5 सांसद जिताए कि नहीं जिताए? 5 सांसद जिताए। गुजरात वाले 24 में 24 के 24 सांसद जिताए। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, 7 सांसद 7 के 7 जिताए। हिमाचल प्रदेश 4 सांसदों वाला प्रदेश है, 4 के 4 जिताए। हरियाणा 10 सांसद वाला, 14 वाला, 10 सांसद वाला, 10 के 10 जिताए। आपके उत्तर प्रदेश वालों की परीक्षा है मेरे भाई बहन। इस बार हमें 80 में से केवल 80 जिताने का काम करना है। जिताओगे? मेरी माताओं बहनों, जिताओगे मोदी जी को? दोनों हाथ उठा के बताओ, जिताओगे? तो मेरा आप सबको निवेदन है, 2024 का चुनाव या विपक्ष जो एक हो रहा, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जिनके पास प्रधानमंत्री बनने के लायक कोई उम्मीदवार नहीं है, जिनके पास मोदी विरोध के अलावा कोई एजेंडा नहीं है, जिनके पास देश के अंदर जो भारत के विरोध करने वाली ताकतें हैं केवल उनका समर्थन है, लेकिन भारत का हित चाहने वालों का समर्थन ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग गंवा चुके हैं। मैं 2024 के लिए आप सभी लोगों को आज यहां निवेदन करके जाऊंगा। आज आप सब लोगों ने कमल खिलाया तो मेरे रामलला का मंदिर भी बन रहा है और मेरे गरीब आदमी का घर भी बन रहा है। जो गरीबी देखा है वही इस बात को जानता है कि इसका क्या अंतर होता है, इसका क्या प्रभाव होता है। 2017 से पहले मेरे भाई बहनों, अभी 2-4 दिन 5 दिन थोड़ा बिजली का संकट जरूर आया है, लेकिन 2017 में जब से आपने कमल खिलाया है, बताइए, पहले तो सपा सरकार के समय बिजली आती नहीं थी और जब से आपने कमल खिलाया तब से बिजली जाती नहीं है। पहले ट्रांसफार्मर जल जाए तो लगाने के लिए बिना पैसा दिए लगता था क्या? लेकिन आज ट्रांसफार्मर के लिए पैसा नहीं देना, आपका ट्रांसफार्मर बदलने का काम सरकारी खर्चे पर निर्धारित समय में किया जाता। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त इतनी है कि पहले घर कोई व्यापारी, कोई बेटी, कोई घर का नौजवान बुजुर्ग शाम 6 बजने के बाद घर से नहीं निकलता था, लेकिन आज कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त है कि कोई गुंडा हो, अपराधी हो, अब उसको घर से निकलने से डर लगना चाहिए, या पुलिस का इकबाल उत्तर प्रदेश के अंदर कायम करने का काम किया गया। पहले यही राम भक्तों को, इसी अयोध्या में मैं भी राम भक्त हूं, मैं भी राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही हूं, कार सेवक हूं, यहाँ लाठी भी खाई और गोलियां भी चली है, वहां अयोध्या की चलती हुई गोलियों की आवाज बस्ती वालों को भी सुनाई दी होगी। याद है कि नहीं याद है? लेकिन जब आपने कमल खिलाया तो अयोध्या में राम भक्त आए तो उनके ऊपर फूल बरसाने का काम हुआ, फूल बरसाने का काम। पहले कांवड़ यात्रा लेकर के जाते थे तो लाठी चलती थी, भजन तक गाने नहीं दिया जाता था, लेकिन आज कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाने का काम कमल के फूल वाली सरकार कर रही है। प्रयागराज का कुंभ का मेला हुआ, 24 करोड़ लोग डुबकी लगाने आए मेरे भाई बहनों। स्वच्छ गाविरल गंगा और निर्मल गंगा के पवित्र संगम में डुबकी लगाए। आप में से अनेक लोग हो जो कल्पवास करने भी जाते हो, प्रयाग में जानता हूं। आज यह अंतर आया है, ये भाजपा का कमल आपने खिलाया, उसकी ताकत है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की ताकत कोई गुंडे, अपराधी और माफिया नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की ताकत इस देश का नौजवान है, इस देश का किसान है, इस देश की आधी आबादी माताएं बहनें हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, साधु संतों का आशीर्वाद है। 2024 का लोकसभा चुनाव ऐसा बनाने की जरूरत है मेरे भाई बहनों कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा विजनरी लीडर मिला
तो आज G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। यूक्रेन रूस के बीच में युद्ध चल रहा हो और हमारे प्रधानमंत्री जी दोनों देश के राष्ट्रपतियों को फोन कर दे कि मेरे भारत के नागरिक यूक्रेन में फंसे हैं, दोनों देश की सेनाओं को युद्ध विराम करना पड़ेगा। युद्ध विराम हो जाता जब तक भारत का एक एक नागरिक हाथ में तिरंगा लेकर के भारत मां की जय बोलता हुआ वापस नहीं आ जाता है, तब तक युद्ध नहीं शुरू होता है। यह तिरंगे का मान और सम्मान क्या मोदी जी के अलावा और कोई बढ़ा सकता है क्या? कोई बढ़ा सकता है क्या? मेरे भाई बहनों, मैं आप सब लोगों से 2024 आप किसी भी दृष्टिकोण से आप देखोगे तो इस लोकसभा के चुनाव में कोई विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के सामने मुद्दों के आधार पर, विचारधारा के आधार पर लड़ने की ताकत नहीं रखता। 2013 का प्रयागराज का कुंभ हुआ था, श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मोहम्मद आजम खान उस समय नगर विकास मंत्री थे। कुंभ मेले की उनको व्यवस्था दी गई थी, दुर्घटना हुई थी, सैकड़ों लोग मारे गए थे, लेकिन 2019 के कुंभ में क्या कभी किसी कोई दुर्घटना हुई क्या? बताओ हुई क्या? 2013 का कुंभ जब सपा सरकार के समय हुआ, पूरा कुंभ मेला तहस नहस करने का काम किया गया, भ्रष्टाचार करने का काम किया। और 2019 का कुंभ होता है तो भारत के प्रधानमंत्री वहां स्वयं डुबकी लगाने आते हैं, स्वच्छता को देख करके इतने गदगद होते हैं कि सफाई कर्मचारियों को कुर्सी पर बैठाकर स्वयं जमीन पे बैठकर उनके चरण धोने का काम करते हैं, उनको सम्मान देने का काम करते हैं। मेरे भाई बहनों, या 2024 का चुनाव आप अपने भी दृष्टिकोण से विचार करिएगा और ये समझिए। कई बार पूछो कि बताओ 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? मैं पूछूं आपसे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जोर से बताओ, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सब लोग कहते हैं प्रधानमंत्री बनेंगे। अब आप लोग सोचेंगे सबको हम एकदम यहाँ पूरा हरियाली ही हरियाली है, कमल ही कमल खिल रहा है। अगर कमल ही कमल खिल रहा है तो अब काम करने की क्या जरूरत है? मेरे मित्रों, कोई चूक नहीं करना, कोई भूल नहीं करना। भले विपक्ष की ओर से आने वाले प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाए, लेकिन जब तक कमल न खिला देना, चैन की सांस मत लेना। मेरे मित्रों, चैन की सांस मत लेना। जैसे हनुमान जी महाराज हनुमानगढ़ी जाते हैं लगातार दर्शन करते। हनुमानगढ़ी के हनुमान जी ने क्या कहा है श्री रामचरितमानस में? राम काज कीन्हे बिना मोहि कहा विश्राम, राष्ट्र काज कीन्हे बिना मोहि कहा विश्राम। और मैं आप सबसे एक और चौपाई का ही स्वर दे रहा हूं। तीसरी बार हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बनाए बिना मोहि कहा विश्राम। इस भाव से आप सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कमल खिलाने के लिए मेरा बूथ सबसे मजबूत। और मैं नारा लगाता था, अभी तक मेरा नारा रहता था 100 में से 60 हमारा है। ये नारा रहता था कितना? 100% में से 60% हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। लेकिन आज नारा लगा रहा हूं मेरे साथियों, 2024 क्योंकि हिंदुस्तान को 100 साल आगे लेकर के जाना है। 100 में से 75% हमारा है, 25% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि हमने सबका साथ, सबका विकास किया, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया। यह चुनाव जातिवाद के लिए नहीं, यह राष्ट्रवाद का चुनाव होगा, यह चुनाव विकासवाद का चुनाव होगा। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो पूरे हिंदुस्तान के राज्य कहते थे हम गुजरात मॉडल पर विकास करेंगे। आज भी हमने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर गुजरात मॉडल लागू किया है, मोदी जी का मॉडल लागू किया है। इससे आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे जा रहा है। और 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो पूरे दुनिया के सभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही बात कहते हैं कि हम हिंदुस्तान का मॉडल अपनाएंगे, भारत का मॉडल अपनाएंगे। यह भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो 18 घंटे काम करते, 18 घंटे। 21 जून को क्या है मालूम है आप लोगों को? क्या है? 21 जून को विश्व योग दिवस है। हम लोगों ने कहा है योगा विथ अमृत सरोवर। हमको एक सेल्फी लेना है, माननीय प्रधानमंत्री जी को टैग करना है। अगर मेरे नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री नहीं होता,
जो तालाब अमृत सरोवर बन रहे हैं उसमें आधे से ज्यादा कब्जा कर लिए गए होते और आने वाली पीढ़ी पानी के लिए तड़पती रहती, तो पानी के लिए तड़पती। लेकिन आज जो तालाब है वो खाली करा करके तालाब गांव की संपत्ति है, समाज की संपत्ति है, उसको सजाया और संवारा जा रहा है। 21 जून से पहले स्वच्छता का अभियान चलाइए, 21 जून को वहां पर योग दिवस का कार्यक्रम करिए। यह मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं। 23 जून को माननीय प्रधानमंत्री की वर्चुअल संबोधन करेंगे, मालूम है आप लोगों को? 27 को करेंगे। 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। धारा 370 स्वाहा हुई है। अभी बहुत सारे लोगों के जो कहते हैं तथाकथित सेक्युलरवादी, सारा नागरिक कानून बनाने की थोड़ी सी एक समाचार उनको क्या पढ़ने को मिला, उनकी गंगा जमुनी तहजीब सब भूल गए। टुकड़े टुकड़े गैंग सक्रिय हो गया, विवादवादी गैंग सक्रिय हो गया, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सक्रिय हो गए। मेरे मित्रों, आप डटे रहना। 2014 से पहले इनमें से कोई भी पक्षी नेता किसी मंदिर में माथा टेकने नहीं जाता था, केवल रमजान के महीने में रोजा अफ्तार की पाठ किया करता था। लेकिन जब देश एकजुट होकर के खड़ा हो गया, फिर को मंदिर मंदिर माथा टेकना पड़ रहा है। मैं गर्व से कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही सबसे अच्छी, सबसे सच्ची है। इसलिए मैं आप सब लोगों को बहुत लंबी बातें नहीं कहूंगा। मैं नहीं जानता हूं किन लोगों ने क्या क्या कहा, हो सकता है मैंने बहुत सारी बातें दोहराई, लेकिन सारी बातों का एक ही निष्कर्ष है, 2024 में जाइएगा सब कुछ भूल, हर बूथ में खिला दीजिएगा कमल का फूल। यही आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, और आप सभी कार्यकर्ता साथियों से, क्योंकि आप में से अनेक कार्यकर्ता हैं और केशव प्रसाद भी एक कार्यकर्ता है। कोई भी अधिकारी है, मैं खुलेआम मंच से कहा करता हूं, अगर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य है, अगर आप उसका सम्मान करो और मेरे बूथ अध्यक्ष का सम्मान नहीं करोगे, तो आपको यह ध्यान में रहना चाहिए कि बूथ अध्यक्ष भी डिप्टी सीएम की तरह है, उसके भी सम्मान का ध्यान रखो, मंडल अध्यक्ष का ध्यान रखो। हमें 2024 के चुनाव से पहले ऐसे लोगों पर भी नजर रखनी है जो आस्तीन में सांप बन करके छिपे हुए, उन पर भी नजर रखने का काम करना, ध्यान रखना मेरे भाई पर। हमें कमल खिलाना है। बहुत सारे चुनाव, कुछ नाराजगी होगी, कोई खुशी की मन में कुछ हो, सब कुछ 2014 का मैं कहा करता हूं। 2014 में यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, समाजवादी पार्टी की थी। अरे हनुमान जी की तरह शक्तिशाली मेरे कार्यकर्ताओं और जनता जनार्दन के लोगों, आपने 73 सांसद जिताए थे, 73 जिताए थे। और 2017 में भी हमारी सरकार नहीं थी, आपने 325 विधायक जिताए थे। कुछ याद करो अपना पवन सुत व बाल पर, कुछ याद करो मेरे कार्यकर्ताओं। 2014 और 17 की तरह थोड़ी मोटी बातों की ओर ध्यान दिए बगैर एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, कमल का फूल, लाल किले पर कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। इस भावना को आगे बढ़ाते हुए मोदी जी को फिर से विजयी बनाने में अपनी पूरी ताकत लगाए, यही निवेदन करके देऊंगा अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके जरा जोर से बोलिए जय